भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। न्याय भारती न्याय की आवाज, भारती यानी आवाज, ज्योति, ज्ञान की देवी सरस्वती को भी भारती कहते हैं। हमारे इस YouTube चैनल न्याय भारती का उद्देश्य न्याय की ज्योति को हमारे विचार, कर्म, आचरण व व्यवहार में प्रज्वलित करना है। इसके माध्यम से हम एक आदर्श चरित्र का आदर्श चरित्र यानी कि एक आदर्श मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका आदर्श चिंतन हो और आदर्श चरित्र हो। क्योंकि आदर्श मनुष्य ही जो है आदर्श नागरिक होकर एक आदर्श मतदाता होता है, एक आदर्श शासक होता है, एक आदर्श न्यायाधीश होता है, एक आदर्श पिता होता है, माता होती है, व्यापारी, अधिकारी होता है। तो जो है हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य है कि कानून के माध्यम से, न्याय के माध्यम से, और अक्सर हम जैसा कहा करते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51 में है, उसका हम अध्ययन करें और हमारे जो है जीवन में उसको आत्मसात करें, जिससे हम एक आदर्श मनुष्य बन सकें और आदर्श मनुष्य से हम फिर मानव बन सकते हैं। तो हमारा जो आज का विषय है वो जो घोषशाला मौला कमाल मास्क परिसर धार के जो निर्णय दिनांकित 15/5/26 के संबंध में है। हम इस निर्णय पर जो है जो पूर्व में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो निर्णय हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है इस घोषशाला के निर्णय पर एक विश्लेषण, संक्षिप्त विश्लेषण इस अर्थ में करेंगे कि इन दोनों निर्णयों में क्या समानता है। जैसा कि आजकल कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पे इस संबंध में काफ़ी चर्चा है कि ये जो घोषशाला का निर्णय है ये अभी जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पैटर्न पर ही जो है ये पारित किया गया है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन दोनों निर्णयों में कोई समानता है। तो भाइयों बहनों, ये जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो निर्णय था, ये निर्णय जो था जो है, एक तो ये इनिशियली इट वाज पास्ड इन ए रेगुलर सिविल सूट, मतलब जो है ये बिकॉज जो मामला जो था वो सिविल नेचर का होकर, प्रॉपर्टी का मैटर होकर और उसमें एविडेंस की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होने से, और इनिशियली जो है वो एक सिविल इट वाज द डिस्प्यूट वाज चैलेंज्ड बाय वे ऑफ सिविल सूट। तो वो जो मामला था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो एक सिविल सूट में डिसाइड हुआ। वो भी सिविल सूट का ट्रायल भी हाई कोर्ट में ही हुआ था। वहाँ पर जो है जो दावे, मतलब प्लेंट और उसके बाद जो है आपका जो कहते हैं ना अपन कि दावा, प्रति दावा, और उसके बाद फिर एविडेंस रिकॉर्ड और आर्गूमेंट्स के बाद उसमें सभी पक्षों को जो है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, सो मैनी। तो उसमें जो भी एविडेंस थी उसमें सभी पक्षों को जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा अवसर और मतलब अधिकार होकर वो जो है ट्रायल कोर्ट यानी कि उस हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया। और उसके बाद जो है वो मामला अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में जो है उसके स्वत्व के प्रश्न पर और उसमें जो है
उसके जो पोजीशन का जो मामला था उसके प्रश्न पर, और उसके और जितने भी पहलू जो संवैधानिक पहलू हैं, और उसके जो आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो था, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो था, उन सभी पर जो है विचार करने के पश्चात जो है वो जो है अपना निर्णय दिया था। तो भाइयों बहनों, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था, उसमें जो है जो कहना चाहिए कि विचारण के जो भी मापदंड होते हैं कि भाई ये रिलीफ जो है वो किस ये जो सहायता है वो किस रेमेडी में दी जा सकती है ना। तो वो जो है सिविल रेमेडी, सिविल सूट के अंतर्गत वो मामला जो है डिसाइड हुआ था। उसमें एविडेंस वगैरह सभी चीज़ें हुई थी, और वो सभी जो चीज़ें होना चाहिए, जो लीगल रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए एक ट्रायल की, और उसके बाद वो जजमेंट पारित किया गया था। तो हालांकि उस जजमेंट में भी देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, या हालांकि दुष्प्रचार भी काफ़ी होता है कि उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि उन्हें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए कि वहाँ जो है मस्जिद के पहले कोई मंदिर था। इस तरह का कोई जो है वो कोई साक्ष्य नहीं मिला। और दूसरा ये भी उन्होंने पाया कि ये जो मस्जिद थी दैट वाज क्रिमिनली डिमोलिश्ड, ये चीज़ पाई। तो इसके बावजूद भी जब ये आप पूछ सकते हैं कि फिर वो ये जो कुछ भी बचा था वहाँ पे इस मास्क मतलब बाबरी मास्क के डिमोलिशन के बाद, मतलब वो प्लेस जो था डिस्प्यूटेड प्लेस, वो फिर हिंदुओं को क्यों दिया गया। तो इसका सीधा सा ये था कि एक कोर्ट ने ये पाया कि भाई ये शायद ये पक्ष जो था, मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि वहाँ निरंतर प्रेयर होती रही। और इसके अलावा भी इसमें जो है आर्टिकल 142 की अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हुए जो था वो मुसलमान पक्ष को जो 5 एकड़ ज़मीन जो है वो मस्जिद बनवाने के लिए दी गई थी। तो इसमें मामला जो था, हालांकि अच्छा एक चीज़ और भी उसमें जो थी बाबरी मास्क वाले में कि जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसकी आवश्यकता महत्व पर विचार किया, और ये होल्ड करा कि इसके बाद अब कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होना चाहिए। और ये तक होल्ड करा कि अब ये हम हिस्ट्री में बार बार पीछे नहीं जा सकते हैं, कि हम हिस्ट्री में जो कुछ गलतियाँ हुई हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब भविष्य में जो है ये अब कोई भी विवाद जो है अब ये रिलीजियस प्लेसेस को लेकर जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो असल में जो था वो बाबरी मास्क वाला जो मामला जो था वो दैट वाज इन ए वे ऑफ कंप्रोमाइज, एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 142। और दूसरा ठीक है टू सम एक्सटेंट जो है उसमें आस्था से लिया, आस्था को भी आधार लिया, जो कि दैट वाज नॉट लीगल, दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज नॉट दैट वाज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म। क्योंकि वैसे भी जो है लॉ जो है फैक्ट से डिसाइड होता है, ना कि कोई फैक्ट से। तो उसमें जो है ये ही एक फैक्ट जो रहा फेथ वाला आया था कि उसको अपन जो कह सकते हैं कि वो उचित नहीं था। तो भी जो बाबरी मास्क का जो मामला था राम जन्मभूमि वाला, उसमें कानून के सभी पहलुओं पर जो है हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के बाद निर्णय पारित किया था। तो हम उसे उस निर्णय की जो है वी में क्रिटिसाइज टू सम एक्सटेंट, बट वो निर्णय अपने आप में जो है वो एक समाज में जो है हिंदू मुसलमानों के मध्य सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से और उसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तियों की जो मंशा जो थी वो वास्तव में एक ये थी जिसको हम कह रहे कि सामाजिक सौहार्द की। तो मतलब वो एक अपने आप में एक बेहतरीन निर्णय जो कहना चाहिए कि वो न्यायिक मापदंड पर जो है पूरी तरह खरा साबित ना होने के बावजूद भी जो है वो एक अपने आप में देश की जो है देश में जो है वो शांति व्यवस्था के उद्देश्य से वो निर्णय
जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो अब ये जो मामला था, ये जो भोसला वाला मामला है, ये आपका जो है एक PIL पब्लिक इंटर लिटिगेशन अंडर जो आर्टिकल 226 में जो है पारित किया गया है। इसमें जो है ये मामला भी जो है साक्ष्य, इसमें भी जो है साक्ष्य जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है इसमें ऑर्डर किया गया और वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है वो साक्ष्य को जो है कलेक्ट किया गया। लेकिन इसमें जो है उस साक्ष्य को क्रॉस करने का कोई अवसर ही, क्योंकि इट वाज नॉट इन सिविल प्रोसीडिंग्स। वैसे देखा जाए तो लॉ ये है, इट इज सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन व्यू ऑफ सो मेनी judicial precedent by the Supreme Court and by the High Court that the matter of a case of civil nature, pure civil nature of concerning property involving regarding of evidence can't be decided in writ proceedings under Article 226. तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि इसका सबसे जो दुखद पहलू है, या दुखद पहलू क्या कहें हम, तो मतलब एक इनलीगल पहलू है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहलू जो है कि इट वाज डिसाइडेड इन ए PIL। भाई ये दिस डिस्प्यूट वाज जो था वो दो कम्युनिटीज़ के बीच में है, तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला कहाँ हुआ है? पब्लिक इंटरेस्ट में तो हिंदू मुसलमान दोनों आएंगे, जो नेशनल इम्पोर्टेंस का होगा वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का होगा, तो इसमें ये चीज़ हो नहीं सकती थी। तो अब ये डिफरेंस जो हो गया, जो एक प्रोसीजर जो थी, जो एक प्रोसेस जो है दोनों में जो अडॉप्ट की गई वो बिल्कुल अलग है। मतलब एक जो है डिसाइडेड इन सिविल सूट और एक ये मामला बहुत साला वाला है वाज डिसाइडेड इन PIL अंडर आर्टिकल 226। सेकेंडली जो है अब जो चीज़ इसमें हालांकि जो है वो ओनरशिप डिसाइड नहीं हुई, ये बात सही है, बट इवन जो है समथिंग वाज डिसाइडेड थ्रू एविडेंस, लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल नेचर, और उसमें जो एक क्रॉस एग्जामिनेशन या उस पर क्रॉस करने वाले जो मामला था, तो वो जो है उसका मौका किसी पक्ष को नहीं मिला। तो इसलिए जो है ये जो चीज़, ये मामला जो है पूरी तरीके से जो है जो एक ट्रायल के जो मापदंड होते हैं उसके अनुरूप होना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो एक रेमेडी जो है, कीपिंग इन व्यू दी नेचर ऑफ डिस्प्यूट, कीपिंग इन व्यू दी रिलीफ, तो उसमें क्या रेमेडी एडॉप्ट करना चाहिए थी, तो वो रेमेडी कम से कम PIL और आर्टिकल 226 नहीं हो सकती है। तो ये इस तरह इसको ये एक डिफरेंस इसमें है, मतलब कहीं कोई समानता दोनों में नहीं दिख रही है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आर्टिकल 142 के जो पावर्स हैं उसका यूज़ करते हुए जो है वो सरकार से कहा कि ये मतलब जो है मुसलमानों को वहीं जो है जहाँ ये बाबरी मस्जिद थी उसी एरिया में जो है वो 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। तो इसी तरह का जो ऑर्डर जो है ये इस भोसला वाले मामले में भी जो है वो जो है दिया गया है। वो क्या कहा दिया गया है, वो देखिए ये जो ऑर्डर है उसकी कॉपी है हमारे पास हमारे मोबाइल पे। तो उसमें जो है ये कहा गया है कि जो है ये जो है in order to secure the religious rights of the Muslim community and to ensure complete justice between the parties in case the respondent number 8, मतलब ये बहुत साला सॉरी ये मौला कमाल मास्क वाले submits an application for allotment of a suitable land within the Dhar district for the construction of a mosque or a place for prayer, the state government may consider the said application in accordance with law for allotment of a suitable and permanent part of land in Dhar district to the Muslim community। तो ये इसमें जो है एक तो
हाई कोर्ट को इस तरह का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, इसमें ये है कि मे कंसीडर, मतलब ये ऑर्डर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि साहब आप उन्हें वो, अच्छा इसमें ये भी नहीं कि कितनी ज़मीन देना है ना। और दूसरा ये है कि ये इस तरह के जो डायरेक्शन जो है उसको मानने के लिए कोई राज्य सरकार बाध्य नहीं है। पहली बात तो ये 142 में तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक जो कहना चाहिए कि एडिशनल पावर्स, एडिशनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जो है फॉर कंप्लीट जस्टिस, हालांकि इसमें शब्दावली तो वही यूज़ की गई फॉर कंप्लीट जस्टिस, टू सिक्योर जस्टिस फॉर मुस्लिम्स। तो जो है इसके लिए मुसलमानों को मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन दी जाए, पर इस तरह का जो ये निर्देश जो है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। अब तो ये देखा जाए तो जो हमारा आज का जो विषय है कि क्या इन दोनों जो आपके राम जन्मभूमि और ये गौशाला वाले जो दोनों मामले हैं इसमें कोई समानता है, तो देखिए इसमें दोनों में कोई इस तरह की कानूनी, मतलब जो प्रोसीजर एडॉप्ट करने का जो मामला है और जो रिलीफ का जो मामला है उसमें कोई समानता नहीं है। और ये जो मामला है गौशाला और मौला कमाल वाला जो मामला है, ये इसमें तो टोटल जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, एक जो कहना चाहिए स्टैट्यूटरी लॉ के अनुरूप नहीं। अब आप देखिए इसमें जो इन्होंने रिलीफ जो दिया है, आप ये देखिए कि जो चीज़ जो है कि द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ गौशाला एंड कमाल मौला मॉस्क इज हेल्ड टू बी ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर 1950 एक्ट। अब ये तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑलरेडी ही है, बहुत पहले से ही है, और ये इस जजमेंट में भी होल्ड है। और ये जो है उसके जो बहुत पहले का जो एक्ट हुआ करता था 1904 का एक एक्ट था, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। तो ये तो बहुत पहले से मॉन्यूमेंट जो था प्रोटेक्टेड था। अब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में की स्थिति ये होती है कि वो किसी की संपत्ति है, सरकार उसको प्रोटेक्टेड घोषित कर रही है कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, लेकिन अगर किसी का उस पर इंटरेस्ट है, कोई मालिक है ना, तो वो उसको सरकार या तो जो है उसका एक्विजिशन करती है या उसको खरीदती है, या जो भी प्रोसीजर जो है एक एक्विजिशन के उसके माध्यम से लेती है। और दूसरा ये है कि उसमें अगर जो रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही है तो वो कंटिन्यू करेगी, उसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरा, कोई न्यू पर जो है वो उसमें रिलीजियस प्रैक्टिस प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो ये जो मामला है इसमें ये उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की घोषित करने का कोई औचित्य और आधारित जो है उपस्थित नहीं होता, क्योंकि तो इट इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। अच्छा, फिर ये इसमें जो है ये जो घोषित कर दिया गया कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ द गौशाला कॉम्प्लेक्स एंड कमाल मौला मॉस्क इज हेल्ड टू बी ए गौशाला विथ ए टेम्पल ऑफ गॉडेस वागदी। तो अब ये इनडायरेक्टली अपने आप में जो है आपने एक स्टेटस डिक्लेयर कर दिया, तो इट इज इन ए वे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। तो ये भी जो है इट इज कॉल्ड जो है डिसऑनेस्टी। काय की डिसऑनेस्टी? इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो गई, और फिर बाद में चल के वही है जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी अमाउंट्स टू इनजस्टिस। क्योंकि आप जो है एक टाइटल का प्रश्न जो है वो आप इसमें ना मांगा उन्होंने, तो भी आप कह रहे हो कि ये एक रिलीजियस प्लेस, उसका आप कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हो? वो रिलीजियस प्लेस तो है, ऑलरेडी है, बट प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉस्क। इन द पास्ट इट मे बी ए टेम्पल, बट इट जो है आप उसको अब मॉस्क से मंदिर का डिक्लेरेशन 226 में नहीं कर सकते, PIL में नहीं कर सकते। ये इट इज टोटली इलीगल और कॉन्ट्रेरी टू द स्कोप ऑफ PIL एंड आर्टिकल 226। अब इसमें जो है इन्होंने द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 7/4/2003 पास बाय द डायरेक्टर ASI, ये जो है टू द एक्सटेंड रिस्ट्रिक्टिंग द राइट ऑफ हिंदूज टू वर्शिप विद इन द गौशाला कॉम्प्लेक्स
in the property in question is land and also permitting the prayer by the Muslim community are quashed. अब ये आदेश आप देखिए जो है वो 7/4/2003 का है और वो अभी 26 में जाके मतलब 23 साल बाद जाके जो है उसको जो है क्वाश किया जाता है। मतलब एक आदेश 23 साल बाद रिट प्रोसीडिंग्स में। असल में जो है ये आदेश अपने आप में जब उस समय हुआ था तो मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज करा था, सिंगल बेंच ने मैंने उसको कंफर्म कर दिया। तो फिर वो इन्होंने रिट अपील की और वो रिट अपील के कारण ये मामला रिट अपील में चल रहा था। तो प्रश्न ये था कि मुसलमान तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, उनको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। जब बाद में डिस्प्यूट हुआ तो फिर हिंदू पक्ष को वहाँ पे भी जो है वो पूजा पाठ की और बसंत पंचमी पे जो है अपना आयोजन जो करने की अनुमति दी गई थी, उसको फिर मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज करा था। तो कहने का मतलब ये है कि एक पुराना आदेश जो है उसको आप मतलब कहीं जो है तो ये जो भी आदेश जो था, ये आदेश वैसे तो अपने आप में ही जो आर्कियोलॉजिकल जो एक्ट है तीनों हमारे यहाँ के जो एक्ट हैं, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, और उसके पहले का 1904 का एक्ट, एमपी का भी एक्ट है वो 1964 का है। ये सब के प्रावधानों के विरुद्ध जो था वो इसमें आर्कियोलॉजिकल का विभाग का जो भी ऑर्डर था, और उसके बाद जो उनको इसके बाद जो है अभी ये सर्वे के जो ऑर्डर हुए कि भाई उसको चेंज करके अब फिर वो तीसरा जो है ये पूरी तरह से जो है वो हिंदू पक्ष को हैंड ओवर करके फिर उसको पूरा चेंज करना जो है वो तो ये आर्कियोलॉजिकल के जितने भी एक्ट्स जो हैं उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो कुल मिला के ये है कि इस निर्णय का बहुत सारा निर्णय का कोई संबंध जो है बाबरी मस्जिद से नहीं है, बल्कि जो वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी जो है ये जो बहुत साला वाला जो मामला है ये अपने आप में उस निर्णय के विपरीत है। उस निर्णय के विपरीत होने के साथ ही जो है उसकी भावना के विपरीत है, और इसके साथ ही ये जो है PIL की भावना के विपरीत है। ये जो है आपका 226 की जो भावना है उसके विपरीत है। जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट्स जो है उसकी भावना के विपरीत होकर ये निर्णय अपने आप इट इज़ नो जजमेंट एट ऑल इन द आई ऑफ लॉ। इट इज़ नॉट ए फेयर, इट इज़ नॉट ए रीजनेबल, इट इज़ नॉट ए लीगल जजमेंट इवन, व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कुल मिलाकर जो है इट इज़ एन एब्सर्ड जजमेंट, इट इज़ अनरीजनेबल जजमेंट, इट इज़ नो जजमेंट एट ऑल इन द आई ऑफ लॉ। धन्यवाद, नमस्कार।